हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको गृह विज्ञान विषय का प्रथम पत्र का 13वां अध्याय सृजनात्मकता का विकास। अब तक हम आपको कई प्रकार के विकास के बारे में अध्ययन करा चुके हैं, जैसे कि शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, गामक विकास, गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास, इंटेलिजेंटली डेवलपमेंट तथा आज हम आपको अध्ययन कराएंगे सृजनात्मकता का विकास। यानी एक बालक में, किसी व्यक्ति में सृजन क्षमता का विकास किस प्रकार होता है। मानव अपने बुद्धि, ज्ञान, कौशल, कल्पना एवं सृजन शक्ति के कारण ही सभी प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है। इससे हम पिछली वीडियो में सृजनात्मकता के अर्थ परिभाषाओं के बारे में आपको अध्ययन करा चुके हैं तथा हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इस बुद्धि के कारण ही, सृजन क्षमता के कारण ही प्राणी को एक बुद्धिमान प्राणी कहा जाता है, सामाजिक प्राणी कहा जाता है, क्योंकि सामाजिकता का गुण मानव में ही पाया जाता है। ये भी हम कह सकते हैं सामाजिकता का गुण मानव के साथ साथ पशु जाति में ही पाया जाता है, जैसे कि भेड़, बकरी या फिर समूह बनाकर रहते हैं, उनके अंदर भी सामाजिकता होती है। लेकिन बुद्धिमत्ता के कारण ही मनुष्य को सबसे अच्छा सामाजिक प्राणी माना जाता है, क्योंकि उसमें सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता होती है। इसी क्षमता के कारण वह उसमें सृजनशीलता का विकास होता है, क्रिएटिविटी का विकास होता है, एक नई लयात्मकता का विकास होता है। वो एक सृजनता के कारण ही हो सकता है, क्योंकि यह ईश्वर प्रदत्त सबसे अनमोल वस्तु है। इसे हम जन्म के साथ साथ वातावरण के व्यवहार से भी अर्जित कर सकते हैं। वह अपनी सृजन क्षमता के कारण ही सुंदर से सुंदर वस्तुओं की रचना कर सकता है, जिससे आंखों से हमें सुख एवं आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। सृजनात्मकता से तात्पर्य होता है कि वह बालक होशियार हो, पढ़ने में इंटेलिजेंट हो, ऐसा नहीं कह सकते। एक बालक में सृजनात्मक शक्ति का विकास होने के लिए उसके विचारों में, उसके भावों में एक मौलिकता, लोचशीलता होनी चाहिए, तभी एक बालक अच्छा सृजनशील हो सकता है। जैसे कि एक कलाकार होता है, मूर्तियों का निर्माण करता है, तो वो निर्जीव मूर्तियों का निर्माण इस तरह से करता है कि देखने में हमें सजीवता का महसूस होती है। ऐसा लगता है कि ये मूर्ति अभी बोलना शुरू कर देती है। तो निर्जीवता में सजीवता का गुण प्रदान करना ही हमारा सृजनात्मकता कहलाती है, व्यक्ति का सृजन क्षमता ही कहलाती है। आपने देखा होगा कई प्रकार की कविताएं होती हैं, जैसे कि नारी सौंदर्य, किसी व्याख्या के बारे में। जब उनको हम पढ़ते हैं, जब शिक्षक हमें अध्ययन कराता है, तो ऐसा लगता है ये सभी बातें सजीव रूप से हैं, ये सभी बातें सत्य हैं। तो वह एक लेखक की सृजन क्षमता ही है, वो एक लेखक की कला तो है, उसने अपनी बातों को किस तरह से सजीवता का प्रचार किया है तथा नए भावों का, विचारों का उस अध्याय में समाहित किया है। तो सृजनात्मकता का शाब्दिक होता है निर्माण करना या नई वस्तु का उत्पादन करना, सृष्टि करना, नई दिशा देना, यही सृजनात्मकता का अर्थ होता है। सृजनशील विकास के लिए यह एक नया आयाम होती है। सृजनात्मकता वह शक्ति है जो मानव को नई दिशा, नई चेतना, नई सूझ, नई लय, नवीन चिंतन एवं नया जीवन प्रदान करती है। सृजनशीलता का तात्पर्य होता है अस्तित्व में आना, उगना, नई चीज़ों का निर्माण करना, सृष्टि करना तथा उत्पन्न करना, यही सृजनशीलता का अर्थ होता है। तो सृजनात्मक विकास के लिए प्रति व्यक्ति में साहचर्य यानी एसोसिएशन का गुण होना चाहिए, आदर्शतात्मक क्षमता का विकास होना चाहिए,
मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, जब एक व्यक्ति अच्छा सृजनशील बन सकता है। अनुकूलता यानी उसे अपने वातावरण समाज के साथ सामंजस्य की एक अच्छी क्षमता होनी चाहिए। लोच की निरंतरता यानी फ्लेक्सिबिलिटी, प्रत्येक कार्य में कोमलता लोचनीयता होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति लोचनीयता मौलिकता नहीं होती है तो वह सृजनशील नहीं हो सकता है। जैसे कि मूर्ति बनाता है, एक स्त्री की मूर्ति निर्माण करता है तो स्त्री के अंदर सभी गुणों का विकास कर सकता है। जैसे कि वह ममत्व का विकास ही उसके अंदर भर सकता है। जैसे कि मूर्ति बनाता है तो उसकी गोद में एक बच्चे को दिखा करके उसकी चित्रकारी करके वह प्रदर्शित करना चाहता है कि इसके अंदर एक माँ है अपने बच्चे को किस तरह से प्यार कर सकती है। तो वही उसका सजीवता का गुण होता है, वह उसकी सृजन क्षमता होती है। गिलफोर्ड के अनुसार 5 तरह के सृजन क्षमता व्यक्ति में पाई जाती है, जैसे संज्ञान, केंद्राभिमुख चिंतन, स्मृति और मूल्यांकन। तो आज हम आपको अध्ययन कराएंगे सृजनात्मकता के सिद्धांत के बारे में। सृजनात्मकता का सिद्धांत पहला है आपका प्रायर का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। जो प्रायर थे जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक माना था, यानी साइको एनालिटिकल थ्योरी के जो जनक हैं प्रायर को माना जाता है। प्रायर के अनुसार मन की जो 3 अवस्था होती हैं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। चेतन अवस्था में हम प्रत्येक चीज वस्तु को सोच समझ सकते हैं, तथा अर्धचेतन अवस्था में जब व्यक्ति अर्धचेतन अवस्था में होता है तो परिचित नामों को भूल जाना, बोलते समय अटकना, वो अर्धचेतन अवस्था होती है। अवचेतन जब व्यक्ति सोता है तो दिवा संपन्न में खोने लगता है, वो उसकी अवचेतन अवस्था होती है। उसी प्रकार प्रायर ने मन के कई प्रकार के सिद्धांत बताए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड यानी इदम, ईगो यानी अहम, सुपर ईगो माने आदर्शात्मक गुण। तो इड यानी ईगो। प्रायर के अनुसार इस प्रकार के सिद्धांत में इस सिद्धांत जो इड सिद्धांत होता है इसको सुखवादी सिद्धांत कहा जाता है। इसमें व्यक्ति के अंदर विवेक, अविवेक, अच्छा बुरा सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है और उसे जो वस्तु चाहिए होती है उसकी जिद करने लगता है, वो ये नहीं जानता है कि वस्तु कहाँ से प्राप्त होगी, कब होगी, एक काम नैतिक है या अनैतिक है। तो यानी जो इड सिद्धांत है इसको सुखवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति में पशुत्व का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका ईगो यानी अहम। जो अहम सिद्धांत होता है इसे मानवतावादी सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने अच्छे बुरे के बारे में समझने लगता है तथा इसमें मानवता के गुण विकसित होने लगते हैं। इस कार्य को करना है या नहीं करना है, वह अच्छे बुरे के बारे में समझ विकसित कर सकता है। सुपर ईगो ये आदर्शवादी आध्यात्मिक होता है। जब व्यक्ति धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उसकी आयु बढ़ने लगती है, तो उसके अंदर आदर्शात्मक बात है, वह किसी को अपना आदर्श मानने लगता है तथा उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति का संचार होने लगता है। तो प्रायर ने सृजनात्मकता के आधार पर इनका वर्णन किया है। नेक्स्ट है आपका गेस्टाल्ट का पूर्णाकार सिद्धांत। जो पूर्णाकार थ्योरी है, गेस्टाल्ट सिद्धांत है, कोलर-कोपका ने दी थी। जो सूच सिद्धांत होता है, जो गेस्टाल्ट का सिद्धांत है, इसको सूच सिद्धांत भी कहा जाता है। जो सृजनशीलता होती है जो सूच के माध्यम से उत्पन्न होती है। जो गेस्टाल्ट का जो पूर्णाकार सिद्धांत है, गेस्टाल्ट ने एक चिंपैंजी बंदर पर प्रयोग किए थे। इन्होंने एक कमरे में सुल्तान नामक चिंपैंजी को बंद कर दिया तथा कुछ केलों को छत से लटका दिया गया। तो उन्होंने एक सूच के अनुसार यह अध्ययन किया कि यह चिंपैंजी है, इन कीड़ों को किस तरह से प्राप्त करेगा। लेकिन जो चिंपांजी था, वनमानुष था, उसने
अपनी सूझबूझ से उन खेलों को प्राप्त कर लिया। तो वो उसकी क्या थी, एक सृजन क्षमता तो थी, एक नई क्रियाशीलता थी, एक नई सूझ थी, जिसके माध्यम से उस शिवता नामक चिंपैंजी था अपनी सूझ के माध्यम से खेलों को प्राप्त कर लिया। सहचार का सिद्धांत यानी एसोसिएशन, किसी वस्तु के साथ अपने आप को संबंधित करना, सामंजस्य स्थापित करना, वो भी एक सृजनशीलता का एक गुण पाया होता है। जन्मजात शक्ति का सिद्धांत, जो सृजन क्षमता होती है जन्मजात होती है, किसी में अर्जित भी होती है। आपने देखा होगा कुछ लड़के होते हैं, उन लड़कियों जैसे गुण होते हैं, जैसे कि मेहंदी लगाना, सिलाई करना, पेंटिंग करना, तो ये उनके जन्मजात गुण होते हैं, ये जन्मजात शक्ति होती है। ये ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा होता है। इसलिए जो सृजन क्षमता होती है जन्मजात शक्ति होती है। इच्छा शक्ति का सिद्धांत, एक अच्छा सृजन व्यक्ति के अंदर, सृजनशील व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति यानी विल पावर मजबूत होती है, सुंठित होती है। और उसका विल पावर मजबूत होता है तो उसकी सृजन क्षमता भी अच्छी होती है। वह सभी प्रकार के तथ्यों को एक स्थान पर सोचकर उसका हल निकाल लेता है। नेक्स्ट है इसका प्रतिष्ठा का सिद्धांत। और एक व्यक्ति अच्छा सृजनशील होता है, उसमें एक नए आयाम, नई सोच होती है, नए विचार होते हैं, विचारों के साथ उसमें मौलिकता होती है, तो वह समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। क्योंकि कर्म ही पूजा है, यानी व्यक्ति की पहचान उसके नाम से नहीं होती है, उसके कर्म से, उनके कार्यों से होती है। तो सृजनशीलता में प्रतिष्ठा का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। आत्मप्रेरणा का सिद्धांत, नेक्स्ट है आपका आत्मप्रेरणा का सिद्धांत। यह सृजनात्मकता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को मोटिवेशन करने के लिए, निज दिशा को प्राप्त करने के लिए सृजन क्षमता का विकास होना अति आवश्यक है। यह आपके सृजनात्मकता के कुछ सिद्धांत थे जिनके बारे में हमने आपको अध्ययन कराया है। नेक्स्ट है आपका बालकों के लिए सृजनात्मकता का महत्व। कहने का तात्पर्य है कि बालकों में सृजन क्षमता का विकास का क्या महत्व है, सृजनशीलता क्यों आवश्यक है। पहला है आपका अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करना, सृजनात्मकता से ज्ञान प्राप्ति, मनोरंजन के लिए, आनंद एवं संतुष्टि हेतु, सामाजिक समायोजन में सहायक, नेतृत्व के विकास में सहायक, अनुशासन के विकास में सहायक। अब बालकों में किस तरह से मनोरंजन का विकास होगा, किस तरह से अनुशासन का विकास होगा, उनके बारे में हम विस्तृत रूप से आपको समझाएंगे। तो पहला बिंदु आपका अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करना। जब एक बालक अच्छा सृजनशील होगा तो वह अच्छे कार्यों की तरफ अग्रसर होने लगेगा। चाहे वो एक अच्छी मूर्ति का निर्माण कर सके, चाहे किसी क्षेत्र में, किसी आर्किटेक्चर या साहित्य के क्षेत्र में, वो किसी भी क्षेत्र में अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है तथा वह एक सृजनशील व्यक्ति बन सकता है। बालकों के बहुमुखी व्यक्तित्व के लिए विकास में सृजनात्मकता का एक अमूल्य स्थान है। सृजन शक्ति के कारण ही उसमें एक नई ऊर्जा, नई दिशा, नई प्रेरणा का विकास होता है तथा बालक नवीन चीज़ों का निर्माण करने लगता है, जिससे उसे खुशी एवं आनंद की अनुभूति होती है। तो अच्छे कार्यों के प्रेरित करने के लिए सृजनात्मक शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें केवल बालक नहीं, बड़े व्यक्ति भी अभिप्रेरित होते हैं, वह धीरे धीरे प्रशंसनीय कार्य करने लगते हैं। सृजनात्मकता से ज्ञान की प्राप्ति, सृजन क्षमता से बालक में ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार होती है, जैसे कि बालक दो या दो से अधिक चीज़ों को बनाना, वस्तुओं के संयोजन से नई वस्तु का निर्माण करना, जैसे कि आपकी माचिस की तीलियां हैं, आपने देखा होगा छोटी बच्चों को माचिस की तीलियों से चेयर बनाना, बेड बनाना, नई कोई कलाकृति बनाना, बतख बनाना, कुछ भी बना सकता है, तो उसकी वो सृजन क्षमता होती है। विद्यालय में कई प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, अध्ययन के साथ साथ उन गतिविधियों में बच्चों को
सृजनशील बनाया जाता है। उन्हें कई प्रकार की वस्तुएं बनाने को कहा जाता है। जो बेस्ट मटेरियल होता है, कागज है, कोई गत्ता है, उनके माध्यम से नई नई वस्तुओं को बनवाया जाता है तथा बच्चे की प्रतिभा को देखा जाता है तथा बच्चे में एक नए ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। तो यह ज्ञान की प्राप्ति एक सृजन क्षमता सृजनशील बालक में ही हो सकती है। नेक्स्ट है आपका मनोरंजन के लिए। जब बालक नई नई वस्तुओं को बनाएगा, एक दूसरे की चीज़ों को देखेगा, तो ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ वह मनोरंजन भी करने लगता है। जैसे कि ढोलक बजाना है, हारमोनियम बजाना है, डांस करना है, तो वह इसके साथ साथ वह मनोरंजन भी करने लगता है। जो कि एक बच्चा है, एक बालक है, अच्छा डांसर होता है, तो सृजनशीलता के साथ साथ वो उसमें एक डांसिंग का एक अच्छा गुण है। ढोलक बजा रहा है, ढोलक बजाना सीख रहा है, संगीत की दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है, तो वह भी उस बालक की सृजन क्षमता कहलाती है। आनंद एवं संतुष्टि होती हेतु, यानी जब बालक नई नई आकृतियों को बना रहा है, मनोरंजन कर रहा है, तो मनोरंजन के माध्यम से ही उसको सुख एवं आनंद की प्राप्ति होती है। सामाजिक समायोजन में शायद एक अच्छा सृजनशील व्यक्ति सामाजिक समायोजन में भी अग्रसर रहता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समूह में रहकर अपने समाज का निर्माण करता है। नेतृत्व के विकास में, नेतृत्व यानी लीडरशिप, जब एक बालक अच्छा सृजनशील होता है तो उसके अंदर नेतृत्व का विकास धीरे धीरे होने लगता है। जैसे उसने किसी वस्तु का निर्माण किया, उसने कोई बिजली से संबंधित, बिजली पर आधारित कोई उपकरण बनाया, तो वह कक्षा में अपने सभी विद्यार्थियों को, सभी अध्यापकों को बताना चाहता है, नहीं इसमें मैंने ऐसे बनाया, इसमें इस उपकरण को इसके द्वारा जोड़ा गया, उसको एक नई दिशा दी है। तो नेतृत्व का विकास भी सृजन क्षमता की सृजनशील व्यक्ति कर सकता है। अनुशासन के विकास में, और सृजनात्मकता का अनुशासन से क्या महत्व है, इसका क्या जुड़ाव है। जो अनुशासन है, डिसिप्लिन, आपने सुना होगा खाली दिमाग शैतान का घर, यानी जब कोई व्यक्ति फालतू होता है, कोई बालक जब फालतू घूमता है तो ऊधम शैतानियाँ करने लगता है। अगर उस बालक को किसी कार्य में लगा दिया जाए तो ना तो वो शैतानी करेगा, टाइम टेबल से अपनी विद्यालय जाएगा तथा अनुशासन में रहेगा। उन्हें फालतू कार्य करने के लिए समय ही नहीं मिलेगा, तो वह बालक अनुशासन में रहने लगेगा। तो एक सृजनशीलता के माध्यम से बालक में हम अनुशासन के गुणों का भी विकास कर सकते हैं, जो उसके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण विकास माना जाता है। क्योंकि विद्यालय जीवन में अनुशासन का एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यही अनुशासन बच्चे के अंदर नैतिक विकास करता है। नैतिक विकास के साथ साथ उसमें एक संस्कृति, नए विचारों का आवागमन होने लगता है। तो आज का ये अध्याय आपका सृजनात्मकता का महत्व, सृजनात्मकता का विकास के बारे में हमने आपको अध्ययन कराया है।